देखिए, पहले तो मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूँ कि जिस तरह संसद की कार्यवाही से वो अंश निकाले गए हैं, लोकसभा से राहुल गांधी के भाषण के और राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से। तो ज़ाहिर है संसद की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उस यानी संस्थागत जो स्मृति है, उससे उसको उसको मिटा दिया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो रहेंगे और तमाम सारे पत्रकार या उस समय के हम लोग जैसे हैं किताब लिखेंगे, उसमें उसका जिक्र करेंगे और ये भी करेंगे कैसे हटा दिया गया। तो उस चीज़ें लेकिन हाँ, संसद के रिकॉर्ड में वो नहीं रहेगी। तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से मिटा दिया गया, लेकिन पब्लिक मेमोरी से नहीं मिटेगा वो। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और पब्लिक मेमोरी में एक फ़र्क है। आज आप देखिए बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई पिछले 70 साल के दौरान तमाम सारे नेताओं के बारे में, आज निकल रही हैं। जब कांग्रेस के शासन के दौरान तमाम तरह से कई चीजें दबाई गई, छिपाई गई, आज निकल रही है ना। तो 50 साल बाद या 30 साल बाद या 25 साल बाद जो शोधकर्ता होंगे, जो दूसरे लोग होंगे हमारी पीढ़ियों के, तो और अब तो आसान है क्योंकि यूट्यूब पे वो रहेगा, गूगल पे वो रहेगा और तमाम सारे अखबारों की डिजिटल एडिशंस में वो रहेगा जो हेडिंग छपी है, वो तो नहीं मिटेगा ना। पहले तो जब पहले का खोज के लोग निकाल रहे हैं, तो उस समय भी खोज के निकालेंगे। हाँ, संसद के रिकॉर्ड पे नहीं रहेगा, ये बात सही है और अपने तरीके से बात बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि ये सवाल पूछे गए थे और ये हिस्सा हटा दिया गया था और इसलिए जो है वो दूसरा ये है कि भाई संसद के रिकॉर्ड से आपने हटा दिया तो इसका मतलब सवाल खत्म तो नहीं होते ना। अब राहुल गांधी अभी लगातार रोज ट्वीट कर रहे हैं, अभी वो जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, आप मेघालय में थे आज। अभी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है रायपुर में 3 दिन का, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, उसमें आर्थिक प्रस्ताव आएगा, बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, उनमें जिक्र होगा इन सारी चीजों का। इसके अलावा अभी रैली 25 तारीख को बिहार में है, जो वहां का जो आरजेडी कांग्रेस और इनकी, उसमें भाषणों में चीजें आएंगी। फिर जगह जगह अगर वो पूरब से पश्चिम से पूरब तक की पदयात्रा राहुल गांधी ने निकाली या कोई यात्रा निकाली तो उसमें जगह जगह बातें कहेंगे। तो अगले 1 साल तक 2024 के चुनावों तक या विधानसभा के जो जो विधानसभाओं के राज्यों के चुनाव होंगे उनमें सवाल पब्लिक डिबेट में तो आएंगे ही आएंगे ना। आप पार्लियामेंट से हटा सकते हो, राज्यसभा से हटा सकते हो, लोकसभा हटा सकते हो, लेकिन जब मंच से कोई बोलेगा तो उसमें वो तो भाषण। हाँ, ये हो सकता है भाई, जैसे संसद में कहा गया कि ऑथेंटिकेट करिए, प्रूफ लाइए तब बोलिए। उसमें ये हो सकता है कि कहीं साहब कोई मुकदमा कर दे कोर्ट में, फिर कहे नोटिस दो, अगर ये भी देखा जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है उसके सामने चारा क्या है। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूं जो आप कह रहे हैं कि क्या विपक्ष इसको मतलब मुद्दा बना पाएगा इन चीजों को। निश्चित रूप से विपक्ष के राजनीतिक कौशल की परीक्षा है और देखिए, साधनों की दृष्टि से, तंत्र पर नियंत्रण की दृष्टि से, नेता की लोकप्रियता की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, जनाधार की दृष्टि से, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी आज आगे है, ऊंचे पायदान पर है विपक्ष के मुकाबले। कई राज्यों में उसका पिछले लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट था। 150 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। कि देखिए, हमेशा जो है जो सत्ता पक्ष होता है, खास करके वो सत्ता पक्ष जिसका नेता बहुत सशक्त हो, जैसे इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, जब जिसके हाथ में, मनमोहन सिंह को भूल जाइए, मनमोहन सिंह के हाथ में सत्ता के सूत्र नहीं थे, सत्ता के सूत्र सब बिखरे हुए थे। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, फिर और यूपीए के तमाम घटक दल, तो सब बिखरे हुए थे। लेकिन केंद्रीय सत्ता के सूत्र जैसे इंदिरा गांधी के जमाने पास थे, राजीव गांधी के पास थे, या अटल जी के टाइम में भी काफी विभाजन था, विकेंद्रीकरण था। तो तब सत्ता पक्ष हमेशा जो है भारी रहता है, साधनों की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से, मीडिया पर प्रभाव की दृष्टि से, नियंत्रण की दृष्टि से, जो भी आप माने, और उसका एक दबदबा रहता है, ये हमेशा रहा। और विपक्ष के सामने चुनौती रहती है कि कैसे वो अपनी बात जो है तमाम सारे चुनौतियों के बावजूद जनता तक पहुंचा पाए। मैं बार बार उदाहरण देता हूं और कई बार दे चुका हूं, फिर आज दे रहा हूं कि जब बोफोर्स का मामला शुरू हुआ, स्वीडन के रेडियो से की एक खबर से, और बीपी सिंह निकले वहां से और एक रैली हुई मेरठ के पास जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए थे और तमाम सारे विपक्ष के नेता थे। मैं उस वक्त नवभारत टाइम्स का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
ब्यूरो प्रमुख था, तो मैं उसको कवर कर रहा था। तो वहां मैंने किसानों से पूछा कि भाई बोफोर्स के बारे में क्या जानते हो, तो उनका कहना था कोई नया ट्रैक्टर आया है लगता। मतलब उस वक्त तक उनको बोफोर्स के बारे में पता नहीं था कि बोफोर्स क्या है। कहा कि नया ट्रैक्टर होगा कोई। लेकिन 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने या 5 महीने के अंदर उसी बोफोर्स को घर घर, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर पहुंचा दिया तत्कालीन विपक्ष ने। और उसमें नैरेटिव क्या बनाया? नैरेटिव ये बनाया कि सत्ता के प्रधानमंत्री तक इस चोरी में शामिल है और फौज के कीमत पर दलाली ली गई। यानी उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, उसको सेना से जोड़ा गया क्योंकि तोप का मामला था, और प्रधानमंत्री को उसमें आरोपित किया गया। उसमें बीपी सिंह पर्ची लेकर के कि देखिए मेरे उसमें जेब में नाम है, खाता नंबर है, और वो ले बना लिया। तो मैं कह रहा हूं उसमें साधन की दृष्टि से कांग्रेस और तत्कालीन सरकार और राजीव गांधी और वो पूरा तंत्र बहुत मजबूत था, लेकिन वो नहीं चला। तो ये विपक्ष के यही हुआ 77 में। चुनाव आयोग जो है जैसा आज है, 77 में कोई इससे बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था चुनाव आयोग। लेकिन जब जनता का ही मूड बदल गया तो तंत्र कुछ नहीं कर पाता है, हमेशा कोई भी हो। और इसीलिए ये विपक्ष की अभी क्या स्थिति है, अभी पहली बात तो विपक्ष की एकता का इंडेक्स अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या गठबंधन बनेगा, कौन साथ आएगा, किसको मानेंगे, किसके साथ रहेंगे। दो बीजेपी के मुकाबले 2 ध्रुव होंगे कि 1 ध्रुव होगा कि 3 होंगे। अलग अलग राज्यों में अभी वो स्थिति नंबर है। फिर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं बना है। अभी सरकार पर हमला या आरोप या जो उसके लिए कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी भी नहीं बनी। संसद को छोड़ दीजिए, संसद के बाहर, संसद में बनी, मीटिंग हुई, ठीक है, लेकिन संसद के बाहर कोई अभी संयुक्त रणनीति नहीं बनी है। और मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी भी है ये कहना, क्योंकि मेरा जितना अनुभव है पिछले 38-39 सालों का पत्रकारिता काल है, और अगर और जोड़ू अपना नौकरी से पहले का तो 40 वर्ष ही हो जाएंगे। तो जितने अलायंसेस और गठबंधन बने हैं वो चुनाव से 3 या 4 महीने पहले बने हैं। जनता पार्टी की तो स्थिति ये थी कि जयप्रकाश जी को कहना पड़ा, ये जो जेलों में पड़े हुए थे और बड़े बड़े नेता दिग्गज या कुछ छूटे थे, कि अगर आप लोग एक साथ नहीं आ रहे हो तो मैं पार्टी बनाऊंगा और मैं नेतृत्व करूंगा। तब जाकर के वो जागे और फिर ये 4-5 पार्टियों का विलय हुआ और जनता पार्टी बनी। चुनाव से 3 महीने 2 महीने। पार्टी तो अधिकृत रूप से चुनाव के बाद बनी थी, लोकदल के सिंबल पे लड़े थे। अभी भी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाइए तो वो जो एमपी है उनके आगे वो लोकदल लिखा हुआ, जनता पार्टी नहीं लिखा हुआ। 89 में मुझे अच्छी तरह याद है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की घोषणा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बड़ौदा विधानसभा में देवीलाल ने की, फिर भी नहीं मानने को तैयार थे। और आखिर में देखिए चंद्रशेखर वाला ड्रामा हुआ, जब देवीलाल जी को चुना गया पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता, उन्होंने पकड़ी उठा के बीपी सिंह को रखी। तो ये जो नैरेटिव चलाया था कि अपोजिशन की यूनिटी नहीं हुई, अपोजिशन यूनिटी नहीं हुई। यूनिटी 1 साल 1.5 साल पहले नहीं होती है कभी भी। यूनिटी हमेशा चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले होती है, क्योंकि जो दल होते हैं वो माहौल देखते हैं। 2004 में तो यूपीए बने चुनाव के बाद, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जब माहौल बन गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जो है इस बार तख्ता पलट कर सकती है, ये नहीं अंदाज था किसी को 283 सीटें आ जाएंगी, लेकिन ये था कि 250-250 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। तब वो नेता, वो दल जो 15 दिन पहले तक बीजेपी और मोदी जी खिलाफ थे, वो भी चले गए। रामविलास पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और कई सारे। तो चुनाव तक धार और पानी देखा जाएगा। इसमें जो है, जो ये विवाद चल रहा है और जो तमाम सारे आरोपों का बंडल लेकर कांग्रेस पार्टी निकली है मैदान में, अब ये उसके रणनीतिक कौशल की परीक्षा आने वाले विधानसभा चुनावों में होनी है। पहली परीक्षा कर्नाटक में है, अभी 3 राज्यों के तो नॉर्थ ईस्ट में हो ही रहे हैं, चलिए उसको आप उतना महत्व भले ना दे केंद्रीय, लेकिन कर्नाटक में होनी है, क्योंकि राहुल गांधी की सबसे ज्यादा यात्रा वहीं हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक से हैं। दूसरी परीक्षा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में होगी, तेलंगाना में भी चुनाव होगा उसमें। तो उसमें कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर के कैसे राज्य में अपने पक्ष में क्या माहौल बना पाती है। अगर बना ले जाती है इन्हीं मुद्दों पर, तो ये मुद्दे जो उठा रही है कांग्रेस पार्टी, ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं है। ये मुद्दे जो है कोई कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। ये मुद्दे सीधे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। और उनमें अगर वो जीत जाती है
और लोगों का वोट उसको मिलता है, बहुमत बना अगर, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव में इनका असर पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना है, प्रधानमंत्री जी पर। लेकिन मैं इसमें कैविएट एक लगाता हूं, कैविएट ये लगाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमतर करके आंकना जो है ये एक भूल होगी। उनकी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ, सामने वाले की स्ट्रेंथ को अगर आप नहीं समझेंगे तो ना विश्लेषण कर पाएंगे, ना उससे विपक्ष वाले लड़ पाएंगे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि वो किसी भी अपने खिलाफ आने वाले आरोपों के तीर को किस तरह से डाइवर्ट करते हैं, किस तरह से उसको उलट करके उसी से विपक्ष को गिरा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा चुनाव उदाहरण 2019 का चुनाव है। राफेल को मुद्दे को उन्होंने कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, चौकीदार चोर है कि नारे को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, और फिर पुलवामा की घटना हो गई और बालाकोट हो गया तो माहौल बदल गया। तो इसमें उनको जो है, क्योंकि अडानी का मुद्दा ये सही है, अर्थव्यवस्था जुड़ा मुद्दा है, शेयर मार्केट है, बहुत सारे निवेशकों का मुद्दा है, लेकिन जो केला बेच रहा है, जो फरुआ चला रहा खेत में, उसको अडानी की शेयर गिरे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। उसको इससे मतलब है कि उसको फ्री राशन मिल रहा है। बिल्कुल 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन दे रही है सरकार आज, और बढ़ा दिया गया 2024 तक, तो उसका भी तो ग्राउंड पर एक असर है। बिल्कुल जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं संसद में कि एक अकेला सब पर भारी, तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे ये आधार है। उनके 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, उनकी तमाम मतलब योजनाएं और उपलब्धियों की जबरदस्त मार्केटिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के विदेश नीति, और मतलब वो तो टर्की और सीरिया के जो आपदा त्रासदी है उसमें भी जिस तरह एनडीआरएफ ने जाके वहां मदद की, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से भारत सरकार उसको इस्तेमाल किया। अभी G20 होगा, अब G20 में जो लीडरशिप का रोल भारत सरकार अपनाएगी और प्रधानमंत्री जी मंच पर होंगे नेता के रूप में पूरे विश्व के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, उसको किस तरह से, और वो कमल जो उसका लोगो है वो उससे आच्छादित होगा जब पूरा देश, तो वो कैसे लोगों के मानस पर असर डालेगा ये भी देखना है, क्योंकि सितंबर में वो होगा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में राज्यों के भी चुनाव होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।